आप हो कहाँ? फोन की घंटी इतनी देर से बज रही है, उठाते क्यों नहीं? नम्रता ने देखा विवेक बाथरूम में थे। उसने फोन उठाया तो उधर से काका बोल रहे थे। गांव से फोन था। बिटिया, विवेक से कहना अजीत बहुत बीमार रहता है। बेटा, अपने पिता की देखभाल करना आप लोगों का फर्ज है। उससे कहना या तो इनका इलाज करवाए या फिर अपने साथ रखने लग जाओ। अब अकेला गांव में छोड़ना इनको ठीक नहीं है। ठीक है काका, मैं कह दूंगी। और विवेक जैसे ही बाथरूम से बाहर आए तो नम्रता ने बताया काका का फोन था। पिताजी की तबीयत खराब रहती है। कह रहे थे या तो अपने साथ शहर ले आओ या उनका इलाज करवाओ। पर विवेक इस बात पर बिना ध्यान दिए ही नाश्ता कर दफ्तर में चले गए। वो सोच रही थी कैसा बेटा है, बाप का इतना भी फिक्र नहीं। कोई पलटकर जवाब ही नहीं देता। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ था, सुबह सुबह एक दिन फोन आया। फोन काका का ही था। विवेक ने उठाया। बस 2 ही मिनट की बात हुई। विवेक ने कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है, आप जैसा उचित समझें कर दें। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे पिताजी गुजर गए। और अपना नाश्ता करके आज फिर वैसे ही दफ्तर में चले गए। नम्रता तो आपे से बाहर हो गई। कैसा आदमी है ये, जो अपने बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा। और इसी गुस्से में वो अपने बेटे को लेकर गांव के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंची तो अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। लोग खुसर फुसर कर रहे थे, कैसा बेटा है, मुखाग्नि के लिए भी समय नहीं निकाल सका। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और नम्रता अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी। जैसे ही शमशान से लोग वापस आए, नम्रता से रहा नहीं गया। पोते ने दादा को अंतिम विदाई दी, चिता को अग्नि दी। नम्रता चाची को कहने लगी, चाची आपको अपने पोते की कसम, मुझे बताओ ऐसा क्या है कि विवेक अपने बाप के अंतिम समय में भी नहीं आया। ऐसे समय में चाची क्या बताती, इतनी देर में बूढ़ी दादी आ गई। कहने लगी, अरे बिटिया मैं बताऊंगी, तेरी चाची कुछ नहीं बताएगी। बेटा, जो विवेक के पिताजी थे ना, इन्होंने विवेक की मां के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। पढ़ाई लिखाई में ये अच्छे थे और विवेक के दादाजी ने बिना सलाह मशवरा किए ही अजीत का रिश्ता ले लिया था। तुझे तो पता है, तेरी सास कद काठी की नीची ही थी, रंग भी सांवला था। और बस अजीत ने शादी के बाद देखा तो बस उसी दिन से उसके मन से उतर गई और इसने कभी अपनी पत्नी को पत्नी वाला सम्मान नहीं दिया। तेरी सास गुणों की ठसाठस भरी थी, उसने कभी उफ तक न की। कई महीनों तक न कोई चिट्ठी न कोई पत्री। और तेरे ससुर अपनी पत्नी की अवहेलना करते रहे। और जब इनके पिताजी गुजरे ना, तब बड़ी मुश्किल से गांव आए थे। और इसकी भाभियों ने पकड़कर तेरे ससुर को और तेरी सास को एक कमरे में बंद कर दिया था। और उन 10 दिनों में परिवार के लिए खुशखबरी आई थी। तेरी सास का पैर भारी हुआ और विवेक पैदा हुआ। बहुत प्यार करती थी विवेक से इसकी मां।
पर पिताजी अभी भी नहीं आते थे। और जब विवेक 4 साल का हुआ ना, तो एक दिन आकर अपने बेटे को वो ले गए। और तेरी सास ऐसे ही तरफती चिल्लाती रही और बेटे का मोह उससे नहीं छूटा। और देखते ही देखते वो बीमार रहने लगी। लेकिन तेरे ससुर ने कभी भी उसे पत्नी वाला न सम्मान दिया और न प्यार दिया। विवेक जैसे जैसे बड़ा होता गया वो सब बातें समझने लगा। और जब तेरी सास गुजरी ना, ये तेरी शादी से कोई 2 साल पहले की बात है, विवेक ने अपनी मां को मुखाग्नि जरूर दी थी, पर वो चाहता था कि 13वीं तक गांव में जरूर रुके। पर तेरे ससुर ने विवेक की एक न सुनी और उसे साथ ले गए। इतनी घृणा विवेक के मन में अपने पिता के लिए थी, जिसने मेरी मां का कोई सम्मान नहीं किया, कोई आदर नहीं किया, कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। यही कुंठा उसे खाए जा रही थी। और इसी कारण से विवेक ने तेरे साथ लव मैरिज कर ली और पिता को बताया तक नहीं था। एक बार तेरे पिताजी गए भी थे। उसने आके मेरे सामने रोना रोया था कि पढ़ाया लिखाया मैंने अपनी सारी जिंदगी विवेक पर लगा दी, और अब विवेक ने कहा है मेरी जिंदगी से दूर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के साथ वैसा हो जैसा मेरी मां के साथ हुआ था। मैंने लव मैरिज की है तो मैं उसे बहुत प्यार और बहुत सम्मान से आपसे दूर रखना चाहता हूं। वही घृणा बढ़ती बढ़ती इस स्तर तक आ गई है। अब नम्रता को समझ आया कि विवेक अपने पिता से घृणा क्यों करता था। वास्तव में जिस बच्चे के मन में मां के प्रति, जैसा कि अक्सर होता है, अगाध प्रेम होता है, अगर उसकी मां को कोई सम्मान ना करे, भले ही वो उसका पिता हो, उसकी मां को वो स्थान ना मिले जो मिलना चाहिए, तो घृणा का जन्म होता है। और जनरेशन गैप की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है, जब मां और बाप के बीच में संबंध अच्छे ना हों और पिता मां के साथ ज्यादती करता हो। वहीं से 2 पीढ़ियों का फर्क शुरू हो जाता है और यही गैप आगे चलकर पिता पुत्र के संबंधों को बहुत कमजोर कर देता है। नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी हो, ये बात दोनों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। समय का पहिया जैसे जैसे घूमता है, विचार भी बदलते हैं, समय भी बदलता है, और वैसा समय कतई नहीं रहता जैसा पहले था। इसलिए पिता की पीढ़ी को पुत्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए और पुत्र को पिता के जमाने और उसके संघर्ष को याद करना चाहिए। ये दूरियां कोशिश करना चाहिए कम से कम हो, ना हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम हो। इसमें पिता की कुछ मजबूरियां, कुछ हालात, दूसरे कारण हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और पिता को भी नई जनरेशन के विचारधारा को, उसकी सोच को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग अपनी अपनी उस पर अड़े रहे तो संबंधों में खटास आना ही आना होगा।